नाज़रीन आदाब, मैं नाइश हसन। आज हम बात करेंगे नरेश सक्सेना जी, जो एक बेहद उम्दा कवि और बेहद अजीम शख्सियत हैं। उनकी लिखी कविताएं लोगों के दिलों में उतरती चली जाती हैं। जब वो ये कहते हैं कि वस्तुओं के गिरने का नियम होता है, परंतु मनुष्य के गिरने का नियम नहीं होता, ये बात दिल की गहराइयों में उतरती चली जाती है। इसके अलावा वो तमाम ऐसी कविताएं लिखते हैं जिसको लोग अपने दिलों में उतार लेते हैं, जब वो ये कहते हैं कि जो है सबसे नजदीक उसी से सबसे ज्यादा भय है, ये इतना बुरा समय है। इसके बरक्स हम देखते हैं नरेश सक्सेना जी की पर्सनालिटी का एक और रूप, जब उनका विवादों से बहुत गहरा ताना बाना है। इसको मैं यूं कहूं जॉन एलिया के शब्दों में कि एक ही फन तो हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। और नरेश सक्सेना जी से बहुत लोग खफा हैं, तो आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे हम नरेश सक्सेना जी से। नरेश जी, नाइश हसन ऑफिशियल में आपका बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत है। और आज आप हमारी अदालत में हैं और हम आपसे करेंगे कुछ सवाल जवाब, तो इजाजत है? अरे जरूर, बिल्कुल। मैंने इन दिनों ये देखा कि आपके बारे में तमाम पोस्ट सोशल मीडिया पे तैर रही है और आपके बारे में लोग बहुत ही अजीब टिप्पणियां कर रहे हैं। और आप आज तक में गए और आप एक बार नहीं गए, बार बार ऐसी गलतियां कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं। आप एक बड़े कवि हैं, आपकी आवाज बहुत दूर तलक जाती है, जो आप कहते हैं वो पूरे देश दुनिया में सुना जाता है। तो क्या ऐसी जरूरत आपको पड़ी कि वो लोग जो इंसानियत के खिलाफ हैं, जो आरएसएस के साथ हैं, जो एक तरह की सोच रखते हैं, उसी देश में दूसरे लोगों को नफरत की निगाह से देखते हैं, उसके मंच पर एक इतना उम्दा कवि जाता है? मैं भी ये सवाल आपसे पूछती हूँ कि क्यों आप जाते हैं, आखिर क्या वजह है जाने की? मेरी बात का जवाब आपके सवाल में है कि मेरी आवाज देश दुनिया में सुनी जाती है। क्या देश दुनिया में वाकई सुनी जाती है? हम जब कैसे आदमी के ऑडिटोरियम में बुलाते हैं लोगों को तो 60-70 लोग आते हैं। जब 100 लोग आ जाते हैं उनका बहुत आज सक्सेसफुल प्रोग्राम हो गया हमारा। अखबार हमारी आवाज नहीं छाप रहे हैं। आप जानते हैं कोई अखबार साहित्य को अब जगह नहीं दे रहा। टेलीविजन कोई चैनल हमको नहीं बुलाती। हमारी शिकायत है कि प्रगतिशील विचारों को टेलीविजन चैनल्स ने जगह देना बंद कर दिया। और अगर वो जगह देना चाहें, आपको बुलाएं तो आप मना कर देंगे कि नहीं हम नहीं आएंगे। हम शिकायत करते हैं कि आप सिर्फ दक्षिणपंथी विचारों को परोस रहे हैं और प्रगतिशील खबरों को और विचारों को दबा रहे हैं। किसी दिन अगर वो कहें कि प्रगतिशील विचारों को और प्रगतिशील खबरों को देने आ जाइए, तो आप कहेंगे हम नहीं आएंगे। ये कैसी बात है? हम मीडिया का ही विरोध करने लगेंगे। आज मीडिया का विरोध करके कोई भी अपने विचारों को क्या फैला सकता है? दूसरी बात, हमेशा हमारे जो आलोचक हैं, जो भी आलोचक हैं, वो बहुत प्रिय आलोचक हैं हमारे, क्योंकि हमारे बहुत प्रसिद्ध कर रहे हैं वो। हमें कौन जानता है? आप क्या समझती हैं? क्या बहुत लोग जानते हैं, इसलिए कि हमारे साहित्य के दायरे के लोग जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग रहते हैं। उन 140 करोड़ लोगों में से कुछ लोगों तक पहुंचने के लिए आपको एक बड़े मीडिया तंत्र की जरूरत है। और कभी वो आपको बुलाते हैं तो क्या हम उनके पास चाय पीने जाते हैं? क्या हम उनको नमस्कार करने जाते हैं? हम जाते हैं उस ऑडियंस के लिए जो वहां सैकड़ों की तादाद में लाइव टेलीकास्ट के लिए बैठी हुई है। एक बार जब मैं मंच पर पहुंच जाता हूं तो 10-15 सेकंड के बाद वो मैं होता हूँ, वो मंच मेरा होता है और मेरे सामने मेरी ऑडियंस होती है। उसके बाद कोई आज तक नहीं होता। और आज तक अगर इंटरफियर करता भी है तो आप सुन के देख लीजिए। सवाल तो यह है कि जो हुआ है उसको देखिए ना। सिर्फ जाना थोड़ी हुआ है, वहां मेरा बोलना भी तो हुआ है। अगर सर मान लीजिए आप वहां नहीं जाते हैं और आप यूं ही घर से कोई चीज रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालते हैं, उससे ज्यादा लोग आपको देखते हैं, तो वहां जाके आप उसको वैलिडिटी नहीं देते? आप समझ रही हैं कि ये जो टेलीविजन, ये जो हमारा मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन किसके हाथ में है? वो किसके हाथ में है? कोई प्रगतिशील लेखक संघ के हाथ में है क्या?
वो मार्क जुकरबर्ग के हाथ में है। वो मेरी पोस्ट को 10-12 से ज्यादा पहुंचाने नहीं देता। जिनकी पोस्ट सैकड़ों तक पहुंच रही है उनमें, और जिनकी पोस्ट दबाई जा रही है वो अलग अलग लोग हैं। मेरी पोस्ट नहीं जाती 10-15 से आगे। और वो अपमानित करती रहती है लेखकों को, वो आपकी पोस्ट को गायब कर देगी, डिलीट कर देगी, उसको स्क्वीज कर देगी, उसकी रीच खत्म कर देगी, वो जाएगी नहीं। ये हो रहा है लेखकों के साथ। लेखकों की पोस्ट को डिलीट कर देते हैं, लेखकों के चैनल को बंद कर देते हैं, यानी आपकी पोस्ट को ब्लॉक कर देंगे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते बाद खोलेंगे आपको। लेखकों को बुरी तरह अपमानित कर रहे हैं और लेखक मगन हैं फिर भी। क्यों? सच्चाई ये है कि हमारे पास फेसबुक का विकल्प नहीं है। हम कहाँ जाएं अपनी रोजमर्रा खबरों और चीजों और बातों के लिए? उसका बहिष्कार क्यों नहीं हो रहा? करिए उसका बहिष्कार। मैं शामिल हूँ, मेरा तो बहिष्कार हो चुका है, क्योंकि फेसबुक मेरा तो बहिष्कार कर रही है और लेखकों को अपमानित कर रही है। बहुत लोगों का बहिष्कार कर रही है। कात्यायनी का किया इन्होंने, रामशरण जोशी का किया इन्होंने, पंकज चतुर्वेदी का किया इन्होंने, मेरा किया इन्होंने। तो उस जगह तो कोई शिकायत नहीं है आपको। और जो प्रसारित कर रही है, हजारों लोगों तक जो आवाज को पहुंचा दे रही है, उससे आपको ऐतराज है। आपको ऐतराज ये तो सही है, वो चैनल दक्षिणपंथी है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और मोदी के विचारों को फैलाने वाली है, जो कि घृणा फैलाती है। क्या मैं नहीं जानता इस बात को? लेकिन अगर वो मुझे प्रगतिशील विचारों को, मैं वहां पर जाकर, मैंने क्या किया वहां जाकर के? आप सिर्फ ये कहेंगे, आजादी के इतिहास में जाइए, आजादी के उस प्रकरण को देखिए। ऊधम सिंह जो थे वो डायर से मिलने लंदन पहुंच गए, डायर की मीटिंग में गए, बस इतना बताएंगे आप? ये नहीं बताएंगे कि उसने मर्डर कर दिया जाकर के वहां डायर का। वो डायर का मर्डर करने ही गया था। आप आधी खबर बताएंगे कि वहां क्यों डायर के पास चले गए लंदन में? वो मर्डर करने गए थे। आप सिर्फ इतनी खबर बताएंगे कि गांधी वायसराय से मिलने चले गए। अरे भारत की आजादी के लिए मिलने चले गए। हाँ, तो आप सिर्फ इतना बताएंगे कि मैं आज तक में चला गया। ये नहीं बताएंगे कि मैंने आज तक में जाके क्या किया। मैंने सबसे पहले आज तक में जाकर के ये कहा कि नतीजा आ चुका है महाराष्ट्र का, ये पहाड़ खड़ा हुआ है अंधेरे में, दीपक जलाइए। ये मैंने मंच से कहा। मैंने सबसे पहली बात, ये तो बाद में कही वैसे, उससे पहले मैंने ये कहा कि ये जो रजनीगंधा स्पॉन्सर हैं, जो इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं, ये कैंसर फैला रहे हैं हिंदुस्तान में। इससे कैंसर होता है और ये इसलिए है कि आप लोग खाते हैं। मैंने ऑडियंस से कहा कि ये यहाँ इसलिए, मैं नहीं खाता इसको, आप खाते हैं, इसलिए यहाँ इसको खाना बंद कर दीजिए, कैंसर फैलाती है। सबसे पहले मैंने स्पॉन्सर पर आक्रमण किया। उसके बाद मैंने चैनल के बारे में कहा कि मजबूरी है आपकी चैनल की तरफ से बोलना। जो चला रहे थे एंकर, आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी थोड़ी थी। मैंने वहां आरएसएस के खिलाफ कहा। मैंने वहां कहा कि आरएसएस 100 साल से बौद्धिक कर रही है। बौद्धिक करते हैं, जब शाखा खत्म हो जाती है तो बैठ करके वो अपना झूठ फैलाते हैं बहुत सारा। वो बौद्धिक करते हैं, और एक भी 100 साल के अंदर एक भी ऐसा बौद्धिक पैदा नहीं किया उन्होंने जिसको आरएसएस से बाहर कोई जानता हो। क्या बौद्धिक कर रहे हैं वो? हाँ, मैंने आरएसएस के खिलाफ बोला, मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला, मैंने आज तक चैनल के खिलाफ बोला, मैंने उनके स्पॉन्सर के खिलाफ बोला। आप वो बताते ही नहीं किसी को। देखिए आप जो उनकी तरफ से तरफ से सवाल कर रहे हैं। तरफ से नहीं, मेरा सवाल, आपका सवाल है। मेरा सवाल है। मुझे भी लग रहा आप क्यों गए भाई? क्यों गए? क्या आपने सुना क्या? हाँ, मैंने सुना। उसके सुनने के बाद आपका सवाल होना चाहिए कि आपने ये सब तो वहां जाकर कहा, तो वो आपको पसंद नहीं आया।
क्या आपको वो पसंद नहीं आया? तो इससे हम क्या समझे? हम लोग तो बहुत ही छोटे लेवल पे हैं, तमाम बड़े लोग जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, वो बड़े क्या लोग वो कौन? आपको जानते नहीं हैं, जो आपके विचार को नहीं जानते? तो इतनी आलोचना क्यों हो रही? कुछ लोग तो नॉर्मल आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग बदतमीजी भरी बात कर रहे हैं, कुछ लोग क्या वो आपको नहीं जानते? नहीं जानते हैं, जानबूझ कर रहे हैं। देखिए, हाँ। दो बातें कहूंगा जी। मैंने आज तक अपनी कोई किताब नहीं छपवाई। मैं रिटायर हो गया था, 61 वर्ष की मेरी उम्र हो गई थी, मेरी कोई किताब नहीं थी। और ये ऐसा, मैं वो आदमी था जो 1958 से ज्ञानोदय में, कल्पना में, धर्मयुग में, सारिका में छप रहा था। कब? जब मैं 18 साल का था। और जब मेरी किताब आई है 2000 या 2001 में, तो 43 साल गुजर चुके थे मुझे लिखते हुए। जिन लोगों के साथ में छप रहा था वो यशपाल थे, वो मुक्तिबोध थे, हरिशंकर परसेठ, भारत के सारे बड़े लेखक जो थे उनके साथ में सारी हिंदुस्तान की बड़ी पत्रिकाओं में छप रहा था। और मैं 61 वर्ष का हो गया था, रिटायर हो गया था, मैंने कोई किताब नहीं छपवाई अपनी। तो आप क्या समझती हैं? ऐसा क्यों नहीं छपवाई? मुझे मतलब बहुत ज्यादा शोहरत की मतलब वो नहीं है भीतर से उल्फुलाहट। अब मेरे प्रकृति में दोष है, ये खराबी है। आप देखिए, आज तक मैंने अपनी कोई कविता फेसबुक पर नहीं डाली, आज तक नहीं डाली। आज 86 बरस का पूरा हो गया। मैं एक कविता मैंने फेसबुक पर डाली हो तो मुझे बता दी कि या तो आपने डाली, मैंने नहीं डाली। लोग ही इतना डालते हैं कि लोग डालते हैं, मैं क्या करूं उसके लिए? मैं रोक लूं? मैं जनता का विरोधी तो नहीं हूं ना कि रोकता फिरूं सबको। उनको हक है, हाँ, कि वो जो चाहे कहें मेरे बारे में। जो मेरे बारे में कह रहे हैं उनको हक है कि नहीं? कह रहे हैं तो अच्छा है। और मेरी शोहरत हो रही है उससे, जो जिसके लायक मैं हूं नहीं। किताब छपवाई नहीं, दुनिया भर में घूमा मैं लंदन गया, पेरिस गया, रोम गया, बुडापेस्ट गया, हंगरी, मैं दुनिया का कोई जगह, न्यूयॉर्क गया। हाँ, एक फोटो मैंने कहीं डाला हो विदेश का, मॉस्को होके आया हूँ अभी, कोई एक भी फोटो डाला हो मैंने तो आप बता दीजिए कि आपने फोटो तो डाला। विदेश तो यात्रा का तो था नहीं। मैंने कोई फोटो विदेश यात्रा का नहीं डाला। दिल्ली एयरपोर्ट का एक फोटो मैंने डाल दिया था मॉस्को जाते वक्त। लेकिन मॉस्को में मॉस्को यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को, उस यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर किया, मुझे बुलाया, इनवाइट किया, और इंडियन एम्बेसी ने डिनर दिया सारे श्रोताओं को। और मेरी किताब रूसी भाषा में वहां पब्लिश हुई। रूसी मैगजीन्स में जो विदेशी भाषाओं की रचनाओं को प्रकाशित करती है उसमें मेरी कविताएं छपी, 25 कविताएं छपी रूसी भाषा में। मैंने उसका फोटो डाला, मैंने उसकी खबर भी नहीं दी फेसबुक पर। मैं फेसबुक पर नहीं अपना, ये नहीं मालूम है हमको भी। मैंने किताब नहीं छपवाई, मैंने कविता नहीं डाली कोई अपनी आज तक, मैंने अपना कोई फोटो नहीं विदेश यात्रा का डाला। आपको मालूम है कि मैं एक पत्रिका यहाँ से लखनऊ से निकालता था, क्या आपको पता है? नहीं पता आपको? आरंभ नाम की पत्रिका मैं निकालता था। अच्छा। जिसमें हिंदुस्तान के सारे बड़े लेखक छपते थे, यानी रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, जो भी थे वो सब उसमें छपते थे। लखनऊ से निकलती थी पत्रिका। धूमिल का नाम आपने सुना है? बिल्कुल बिल्कुल। धूमिल की जिस कविता से लोग धूमिल को जानते हैं वो मैंने छापी थी। मोचीराम उस कविता का नाम है, आरंभ उस पत्रिका का नाम है। मैंने आज तक नहीं लिखा उसके बारे में कि धूमिल की पहली वो कविता जिससे आज भी जाने जाते हैं धूमिल, वो मैंने छापी थी, मोचीराम। विनोद कुमार शुक्ल आज इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखक हैं जी, उनके ऊपर पहली टिप्पणी, ये तो हिस्ट्री है, पहली टिप्पणी मैंने छापी है आरंभ। मेरे पास मैगजीन है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है सारा। मैंने कभी आरंभ के बारे में एक लाइन नहीं लिखी।
मैं, ये काम मेरा नहीं है, आपका है। आप हरम के बारे में लिखिए कि लखनऊ से एक पत्रिका निकलती थी। हाँ, और अब आपने उसको बंद कर दिया है। बंद क्या, वो तो हम अपने पैसे से निकालते थे। तो अच्छा। विनोद भारद्वाज हमारे साथी थे। हाँ। बल्कि उन्हीं का, मैं तो गवर्नमेंट सर्विस में था ना, बहुत क्रांतिकारी वक्तव्य देता था। नामवर सिंह के खिलाफ, धर्मवीर भारती के खिलाफ। मैं कोई नरेश सक्सेना नहीं ढूंढता था अपने समय का, मैं ढूंढता था जो टॉप हो। मैं कौन चीज हूँ? मेरी कुल 2 किताबें हैं, 86 बरस का हो गया हूँ। अब मेरी शोहरत ये लोग कर रहे हैं तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। उनको हक है जो वो कह रहे हैं, बस वो छुपा रहे हैं। देखिए, ये अब एक बात बता दूं मैं, वो ये फासिस्ट लोग क्या करते हैं, वो एक दुश्मन पैदा करते हैं, फिर उसकी लिंचिंग के लिए इनवाइट करते हैं लोगों को, उसके बारे में झूठ बोलते हैं। फासिस्ट झूठ बोलता है, बिल्कुल अर्ध सत्य बताता है, आधा आधा बताएगा, और एक झूठा नकली दुश्मन पैदा करेगा, और फिर उसकी लिंचिंग के लिए खुद करेगा और लोगों से कहेगा कि तुम भी करो क्योंकि ये बहुत खराब आदमी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी वामपंथी लोग जो इस मंच, कौन से वामपंथी लोग? ये वामपंथी नहीं है। आपके वहां जाने से जो बहुत नाराज है वामपंथी, ये जो लिट फेस्ट है इसके बहुत खिलाफ है ये लोग, तो क्या वो उसी दक्षिणपंथी की तरह है जो किसी की लिंचिंग करता है? सब नहीं कर रहे। सब कौन होते हैं? हाँ। सब कौन है? ये सब कौन है? सब, अरे कुछ लोग तो कर रहे हैं जिनका कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो उनको ये उनका मैं, देखिए जो कर रहे हैं उस पर कोई रोक नहीं है, मैं भी नहीं, मैं रोकना भी नहीं चाहता। वो करें, मेरी तो तारीफ हो रही है। हाँ, वो अपने लिए क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं नरेश सक्सेना बहुत खराब है, तो छोड़िए ना नरेश सक्सेना को, इग्नोर करिए नरेश सक्सेना। है क्या चीज वो? जौहरी का काम क्या होता है? हीरा परख करके बताता है। तो हीरो को बताए ना वो कि ये देखिए हमारे समय के हीरे हैं। वो कूड़े पे क्यों जा रहे हैं? कूड़ा कौन खखोरता है? कूड़े की तरफ कौन जाता है? वो कूड़ा कूड़ा बता रहे हैं, अरे ये बड़ा कूड़ा है यार, ये बहुत खराब है। अरे अच्छे लोगों को बताइए भाई। अच्छे लोगों को नहीं बता रहे हो। आपको ऐसे खराब बताना किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई पॉइंट ढूंढ के अपने मन की भड़ास तो लोग निकाल ही रहे हैं। एक इल्जाम और आपके ऊपर है कि आप ये दक्षिण पंथ के सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं। क्या आपको ये बात कैसी लगती है? इस इल्जाम पे आप क्या कहेंगे? मैं दक्षिण पंथी हूँ कि सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं, वो आपको टारगेट कर रहे हैं। वो मुझे टारगेट कर रहे हैं जी। वो खुद को टारगेट कर रहे हैं। हाँ। आपको ये नहीं पता, हमारे यहाँ एक लोग जो हैं इस तरह की चीजों में पढ़ते नहीं। जो जितने वामपंथ के तमाम बड़े लोग हैं, अब मुझसे बड़े क्या होंगे, मैं खुद ही 86 का हो गया, 87 में जाने वाला हूँ। लेकिन मुझसे भी बड़े लोग हैं, उनसे तो मेरी मुलाकात बातचीत होती है, वो तो बहुत तारीफ मेरी करते हैं। वो मेरे खिलाफ नहीं है, ये बहुत थोड़े से लोग हैं, ये अपने ही खिलाफ हैं। ये अच्छी चीजों को सामने क्यों नहीं ला रहे? मेरा सवाल उन्हीं से है। उनके जो साथी हैं, उनके साथी बुद्धिलाल पाल हैं, उनके साथी चंद्रेश्वर हैं, उनके साथी सुशांत सुप्रिय हैं, उनके साथी नरेंद्र पुंडरीक हैं। अरे भाई, ये लोग लेखक हैं, इन्होंने कुछ अच्छा लिखा होगा ना, वो उनकी तारीफ में कुछ कहे ना। उनकी अच्छी चीजों को सामने क्यों नहीं लाते? अपने साथियों की अच्छी चीजों को सामने लाए। नरेश सक्सेना बहुत खराब है तो छोड़े, उनको इग्नोर करें, वो तो और उनको प्रकाशित कर रहे हैं। लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है, कौन नरेश सक्सेना है? ये क्या करते हैं और छुपाते क्यों हैं? अगर पूरी बात रख देते, जब वो तो जज साहब बन गए हैं ना, वो जज साहब बन गए, तो जज साहब का काम ये होता है कि खराब से खराब अपराधी से पूछते हैं, तुमने ये काम किया है, तुम्हें कुछ कहना? तुम्हें फांसी हम दे रहे हैं, तुम्हें कुछ कहना? बताते हैं ना, तो वो बता सकता है ना अपनी बात। ये तो हमसे पूछते नहीं, ये बताते नहीं लोगों को कि नरेश सक्सेना ने वहां जाकर के ये कह दिया।
मैं जब नरेंद्र मोदी का विरोध करता हूँ, आरएसएस का विरोध करता हूँ, भाजपा का विरोध करता हूँ, तो ये मेरा विरोध करने लगते हैं, उनका विरोध नहीं करते ये। तो आपके वहां जाने पे जो आपने वहां बोला, जो भाजपा उनको तो ये उम्मीद नहीं रही होगी कि ये इस मंच पे आके ये बोलेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और दोबारा बोला है मैंने जाकर। नहीं, जब आपने बोला तो जो भाजपाई लोग वो तो एकदम तिलमिला गए होंगे, तो मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। हाँ। मेरे ऊपर हाँ। अनिरुद्ध डॉक्यूमेंटेड है, वो कोई हवाई नहीं कह रहा मैं, उसका वीडियो है। हाँ। अजमेर में मेरे ऊपर आरएसएस के लोगों ने जिस्मानी हमला किया। अच्छा, ये किस ईयर की बात है? ये 2 साल पहले की बात है। वहां पे हमला किया और उसका वीडियो है। हमलावर आए हैं मेरे सामने, मेरे ऊपर आने को है। अनिरुद्ध उमट ने खड़े होकर के कहा कि आप इससे आगे आप मत बढ़िए, और मुझे वो ले जाकर के सुरक्षित जगह पहुंचाया। अनिरुद्ध उमट का आर्टिकल है, फेसबुक पर ही है, उसको शेयर क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं शेयर करती? नहीं, मुझे मालूम नहीं था। अनिरुद्ध उमट का शीर्षक है भगवा गुंडे और नरेश सक्सेना, और उसका वीडियो है। आप उस वीडियो को लगाइए, अपने चैनल पे क्यों नहीं लगाती हैं? मेरे ऊपर भाजपा आक्रमण कर रही है। भाजपा आक्रमण कर, एक भाजपाई ने लिख के भेजा है ये जन संदेश टाइम्स को। सुभाष राय से पूछिए। क्या? सुभाष राय ने मुझे बताया कि आपके खिलाफ एक भाजपाई ने नोट भेजा है। अच्छा। आज तक के बारे में आप क्यों इस तरह से भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे? मैंने कहा छाप दीजिए। और क्या छापे उसको? तो छापा तो नहीं उन्होंने। अच्छा। मैं वो मेरे दोस्त हैं, उनसे पूछिए। तो क्योंकि उनको क्या है कि अगर वो उनको छापेंगे तो मुझे भी तो छापना पड़ेगा। तो ये मुमकिन है कि उनको भी छापे और आपको भी छाप दें। हाँ, तो उनसे कहिए कि करें वो ये काम। वो ये काम क्यों? मेरे खिलाफ एबीवीपी है, मेरे खिलाफ भाजपा है, मेरे खिलाफ आरएसएस है, उन सब के वीडियो हैं। हाँ, और मैंने जो वहां आज तक में बोला उसका भी तो वीडियो अवेलेबल है। नहीं, वो तो देखा आज तक की साइट पे। वो भी लोगों को शेयर करके दिखा दें कि देखिए नरेश सक्सेना ये करते हैं वहां जाकर के। तो पूरी बात वो नहीं बताते, उनके अंदर कुछ वो तत्व हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो लिंचिंग करवाते हैं। तो क्या इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि उनके पास अपना क्रांतिकारिता बताने का कोई काम नहीं है। वो क्रांतिकारी कैसे सिद्ध हो? तो उनको लगता है वहां आज तक में नरेश चले गए हैं, तो नरेश के ऊपर खूब जोरदार आक्रमण करो तो हम क्रांतिकारी बन जाएंगे। अच्छा। क्योंकि वो बहुत क्रांतिकारी हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, इसलिए वो नरेश सक्सेना का विरोध कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। मैं उन्हें कहा किनके साथ शामिल करूं भाई? भाजपाइयों के साथ। मैं उनको, भाजपाई भी मेरा विरोध कर रहे हैं। हाँ, मतलब ना खुदा ही मिला ना विसाले। नहीं, हमको तो सब मिला है। आप ये मत समझिए। हाँ, मेरे मेरे चाहने वाले न होते। देखिए, आपका आना अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ। आप जो काम कर रही हैं, जो शख्सियत आपकी है, और जहां तक शोहरत की बात है, मैं आपको बता चुका हूं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आदमी 87 साल का हो गया, उसने आज तक अपना न कोई फोटो फेसबुक पे डाला है? 2-4 साल में कभी एक फोटो आया होगा बच्चे के साथ, कभी खुशी में एक आध फोटो लिया, डाल दिया। अपनी कोई कविता आज तक नहीं डाली, अपनी कोई किताब नहीं छपवाई। अपनी मास्को में रूसी भाषा में मेरी किताब का अनुवाद हुआ, मेरी कविताओं का अनुवाद हुआ, किताब छपी। अरे लाइए, किसी ने देखी नहीं। लखनऊ में किसी को दिखाई क्या वो किताब मैंने? आज हम देखेंगे। मैं दिखाता हूँ आप। अजीब लोग हैं। अगर आप ये सब, ये किताब है, एक वृक्ष भी बचा रहे। इसका क्लोजअप लीजिए, तो आप पास कर दीजिए इसको। देखिए भाई, ये पढ़ा जाएगा। देखा है? ये पढ़ा जाएगा जरूर। ये रूसी भाषा में है। रूसी में। हाँ, ये रूसी भाषा, हिंदी में भी है। इसमें ड्वेल है।
इसमें ये रूसी भाषा में भी है, हिंदी में भी है। अच्छा। और ये मॉस्को यूनिवर्सिटी के सहयोग से मतलब मुझे बुलाया गया था। इंडियन एम्बेसी ने सारी ऑडियंस को डिनर कराया था। मैंने तो उसकी खबर भी नहीं दी है यहाँ पर। आप मुझसे बड़े लोग नहीं देते खबर। मुझे ये सब, मेरा ये सब काम नहीं है कि मैं अपने बारे में, लेकिन अब आप आज ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो मैं करूंगा। बिल्कुल, ये करना भी चाहिए, तमाम लोगों को जानना चाहिए, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी जानना चाहिए। मेरा एक लास्ट सवाल है, अभी आपने ज़ुकरबर्ग का नाम लिया कि उसका है, वो उस पे डालते हैं। मेरा एक आपसे सवाल है कि कोई भी इंसान किसी भी तंजीम से नाखुश हो सकता है और उससे बाहर आ सकता है, तो आपने अपना इस्तीफा प्रगतिशील लेखक संघ से उसी ज़ुकरबर्ग के फेसबुक पर क्यों दिया? ये मेरा सवाल तब भी था और आज भी है। आज भी है। फेसबुक पर मैं नहीं जाता अपना कुछ डालने। ये वीरेंद्र यादव ने शुरू किया कि मेरी निंदा की। वो वैचारिक विरोध नहीं करते, वो निंदा करते हैं सीधी। और भी जो लोग हैं वो वैचारिक विरोध करें तो फिर मेरे विचार सामने रखें ना। बिल्कुल। और मेरे विचार ये हैं, फर्क सिर्फ ये होगा कि वो कहेंगे ये विचार उस चैनल पर आपने क्यों दिए, यही तो होगा। विचार तो आपके, तो प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष तो मैं अभी भी हूँ। नहीं, फिर आपने वहां इस्तीफा सुनिए इस्तीफा। अब वो किस्सा ये है कि उन्होंने लिखा इसके बारे में, उसके बाद राकेश ने उस पर टिप्पणी की, और वो ये टिप्पणी थी कि प्रगतिशील लेखक संघ के पिछले वार्षिक अधिवेशन में ये कहा गया था कि जो लोग पदों पर हैं, जैसे कि मैं अध्यक्ष हूं उत्तर प्रदेश का, उन लोगों को ऐसी जगहों से जाने से बचना चाहिए। तो मैं चला गया था, लेकिन क्योंकि मैं पिछली मीटिंग में था नहीं, और उन्होंने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप में खोलता नहीं, तो मुझे ध्यान नहीं था। मैं कमिट कर चुका था आज तक को। उसके बाद ये बात उठी कि वहां नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा मैं कमिट कर चुका हूँ। हाँ, और मैं इसे गलत नहीं मानता। मैं तो ऑडियंस के लिए जा रहा हूँ। आप जनता से कटे हुए, देखिए मुझे माफ करिए, ये कहने के लिए मुझे कहने का पूरा अधिकार है कि बहुत सारे मेरे आलोचक ऐसे हैं जो जनता में उनकी पैठ नहीं है, जनता की पहुंच नहीं है उनकी। मेरी तो है, मेरी है। वो हमेशा ये कहेंगे मैं, और आज तक, और जो ऑडियंस है, जो सैकड़ों की तादाद में ऑडियंस वहां पर बैठी थी, उसको हमेशा भूल जाते हैं वो। ये जनता को अपनी गिनती में लेते ही नहीं, ऑडियंस को अपनी गिनती में लेते ही नहीं। वहां एक बच्ची थी जो दौड़ करके आई कि आपने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बेटा किस क्लास में पढ़ती है? बोली 7th में। 12-13 साल की बच्ची थी वो। कितने लोग किताबें खरीद कर लाए थे, तो मेरे दस्तखत ले रहे थे। नौजवान लोग से दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स वहां मौजूद थे। उनको भूल जाते हैं, और सिर्फ मेरा उनका रिश्ता, और मेरा उनका रिश्ता तो मेरे वक्तव्य से बनता है ना। बहरहाल, जब राकेश ने ये लिखा कि प्रगतिशील लेखक संघ का विरोध हुआ, आपको पदाधिकारी से आपको नहीं जाना चाहिए था, तो मैंने कहा मैं इस्तीफा दे देता हूँ इस पद से। इस पद पर रहने के कारण ही तो आपकी आपत्ति है, इसलिए मैंने वही लिख दिया था, राकेश की टिप्पणी के नीचे लिख दिया था कि मैं इस्तीफा देता हूँ इस पद से, क्योंकि मुझे जाने से ही रोक रहा है। तो सर ये इस्तीफा दफ्तर में बैठ के हो सकता था? अब बहस बातचीत तो फेसबुक पे चल रही है, फेसबुक पे। उसके बाद मैंने ऑफिस में भेज दिया। ऑफिस में भेजा तो इस्तीफे में मैंने खेद व्यक्त किया, अपनी बातों के लिए नहीं। जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसके बारे में तो मेरा ये कहना था कि ये तो वही कहा है जो आप कहना चाहते हैं, वही तो कहा है मैंने जाकर के। लेकिन संघ के अनुशासन की, संघ के निर्णय की अवहेलना हो गई इससे, मुझे उसका खेद है। क्योंकि संघ का, प्रगतिशील लेखक संघ का तो मैं आदर करता हूँ। प्रगतिशील लेखक संघ ने मुझे अध्यक्ष बनाया है अपना, मैं उसका तो आदर करता हूँ।
और हमें अगर इस दुनिया को बदलना है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, कविता कहानी और पुस्तक विमोचन से और कविता पाठ से देश बदलेगा क्या? आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। आपने मंच क्यों छोड़ दिया? कविता ने मंच क्यों छोड़ दिया अपना? जब आप अपना घर छोड़ देंगे तो सांप बिच्छू रहने लगेंगे उसमें। आपने मंच चुटकुलेबाजों के लिए छोड़ दिया, आपने हंसी मजाक करने वालों के लिए, आपने गाने बजाने वालों के लिए, आपने साधारण कविता के लिए मंच छोड़ दिया। आप जाएंगे नहीं तो पहचान कैसे होगी अच्छी और खराब कविता की? क्योंकि आप जनता का सामना करना ही नहीं चाहते भाई। आपको जब ये सवाल आपके सामने आएगा कि आपको हजारों की पब्लिक के सामने मंच पर खड़े होकर अपनी कविता पढ़नी है, तो चुनौती मिलेगी आपको, वो आपने गायब कर दी। अब आप वहीं 40-50 लोगों के क्लब में एक बनाया हुआ है आपने, उन्हीं के बीच में पढ़ते रहते हैं, वहां ना कोई आपका विरोध करता है, सब एक दूसरे को फेसबुक पे लाइक करने वाले तो हैं, लाइक करते रहते हैं। तो मैंने प्रगतिशील लेखक संघ को इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्हीं के तमाम सारे लोगों ने, भले लोगों ने कहा कि ऐसा आप मत करिए। पहली बात तो ये कि फेसबुक से फेसबुक से हटा लीजिए। तो मैंने कहा कि मैं हटाऊंगा, जिन्होंने लिखा है शुरुआत की उनसे हटवाइए। अच्छा। वो हटा देंगे, मेरा अपने आप हट जाएगा। राकेश हटा लेंगे तो हट जाएगा। हटा लिया उन्होंने। उसके बाद मैंने चिट्ठी लिखी कि मैंने ये कहा है, ये तो आप कहना ही चाहते हैं, वही मैंने कहा, लेकिन आपके निर्णय की, अनुशासन की इससे अवहेलना हो गई, तो उसका मैं खेद प्रकट करता हूं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं और इस पर हम विचार करेंगे। मैंने कहा इस पर विचार जरूर करिए। कहां कहां नहीं जाएंगे आप? आपको जहां जाना है वहां क्यों नहीं जाएंगे आप? हमारी तो शिकायत है कि मीडिया हमारे विचारों को जगह नहीं देता, और जब मीडिया जगह देने के लिए कहता है तो आप कहते हैं हम नहीं जाएंगे। और फिर मीडिया से बातचीत नहीं है आपकी बातचीत सीधे लाइव टेलीकास्ट है और पब्लिक सुन रही है उसको, और नए श्रोता है मेरे सामने अगर दो विकल्प होंगे कि मैं सिर्फ उन लोगों के बीच में अपने विचार प्रकट करूं जिनके साथ जो पहले से ही प्रगतिशील है, प्रगतिशीलों को ही प्रगतिशील बनाता रहूं, या मुझे कुछ लोगों को बदलना है तो मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो दक्षिण पंथी हैं। मैं जय श्री राम के पास ही जाऊंगा कि तुम लोग बदलो, ये लोग गलत लोग हैं, या आपसे कहता रहूंगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप थे नरेश सक्सेना जी। हमसे बातचीत बहुत उम्दा हुई और उन्होंने अपना पक्ष रखा। एक विचारधारा के लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, नरेश सक्सेना जी अपना पक्ष रख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। किसी और मौजू पर आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर बात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। बस एक बात ये मैं कह दूं कि जो लोग भी लिख रहे हैं मेरे खिलाफ, उनके प्रति मैं बहुत कृतज्ञता, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो मुझे मेरा नाम और मेरे कहे हुए बातों को दूर तक फैला रहे हैं। मुझे मौका दे रहे हैं फैलाने का। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छी बात।